हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 100 इन मैथमेटिक्स बाय शिवेश कुमार सिंह। और आज हम बात करने वाले हैं भाई सेट थ्योरी में ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी का। ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, सेट थ्योरी की बेसिक्स, मीन सेट होता क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेशंस की हम जब भी बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले एक दो सिंबल्स का मतलब बताना, मैं ये छूट गया था मेरे से, तो उसको एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए कोई सेट है, 1 2 3 4 5। ठीक है। नाउ इफ़ यू से 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ये सही है या गलत है? ये सही है। ठीक है। 1 is an element of A, this is right because 1 you can see here, yes, so this statement is correct। तो इसी को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इसको हम लिखते हैं 1 belongs to A। इसको क्या कहते हैं, इस साइन को belongs to। ठीक है। अब इसको belongs to कह लीजिए या is an element कह लीजिए। ठीक है। सबका मतलब एक जैसा है, बट नॉर्मली इसको बोलते हैं belongs to। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि 5 की जगह और कोई ले लेते हैं, 7 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब आप इसके लिए क्या कहेंगे? नो, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज 7 यहाँ पर नहीं है इस सेट में। ठीक है। तो अब इस चीज़ को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप? 7 फिर बिलोंग्स टू का साइन बना करके इसको ऐसे कट कर देना है। ठीक है। तो इसको कहते हैं 7 डज नॉट बिलोंग टू। क्या कहेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग टू, और 7 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ। ठीक है। आपका मतलब आपकी मर्जी है, कुछ भी कह लीजिए। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं। तो ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी नंबर्स के ऑपरेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। ठीक है। या एक्सपोनेंट, यही सब आता है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशंस। तो सेट पर हमारी कौन कौन सी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। और पहली कैलकुलेशन जो होती है वो होती है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? जनरल अगर हम देखें तो यूनियन का मतलब होता है सबको कंबाइन करना, एक साथ करना सबको। बस वही चीज़ यहाँ पर भी हम करने वाले हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई सेट अगर है हमारे पास ए, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है। और बी अगर कोई सेट है हमारे पास 9 10। तो अगर ए यूनियन बी करना है तो ये साइन है यूनियन का। ठीक है। ये जो मैंने यू जैसा लिखा है इसको यूनियन का साइन बोलते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हो गया? सारे सेट, जो दोनों सेट हैं उन दोनों के सारे एलिमेंट्स को लिख दीजिए विदाउट रिपीटिशन। तो ये हो जाएगा 1 2 3। ये हो गए सेट ए के एलिमेंट 9 और 10। ठीक है। अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन भी है तो भी वो केवल एक बार ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3। ठीक है। तो बी जो है वो 3, बी में 3 भी है और 3 यहाँ ए में भी है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ए यूनियन बी में 3 को 2 बार लिखेंगे, नहीं, लिखा वो केवल एक बार ही जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली यूनियन होता क्या है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से समझेंगे। If A and B are two non-empty set, empty set, I am sure you remember that. What is empty set? A set having no element. तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? नॉन एम्प्टी सेट मीन्स देयर इज, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन एलिमेंट, एटलीस्ट वन। ओके। सो इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then their union will be the collection of all those elements which belong to either A or B or both। अब देखिए, ये जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स में और वर्ड, एंड वर्ड, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है। ऐसे नहीं कि आपकी जहाँ मर्जी वहाँ और लगा दिया, जहाँ मर्जी वहाँ एंड लगा दिया। ठीक। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ओके। सो इसको कैसे समझेंगे आप? ए यूनियन बी अगर आपको लिखना है तो आप ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं करना है किसी भी एलिमेंट में। और ये एक एग्जांपल मैंने लिखा। ठीक। इसी डेफिनेशन को अगर मैथमेटिकली आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली मीन सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू x such that x belongs to A or x belongs to B।
ठीक है। और लिखने का मतलब ही है कि आपको अलग से बोथ वाला कंडीशन नहीं लिखना है, क्योंकि और का मतलब ही होता है कि दोनों में से कोई एक या दोनों। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है आपको, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, अगर यहाँ पर a यूनियन b की हम बात कर रहे हैं सेट की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो या तो a में है और या तो फिर b में है। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूनियन। ठीक, अब इसमें मैथमेटिकली जो मीनिंग होती है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि टीचर आया क्लास में आपके, और आपकी क्लास में उसको एक बुक कोई टेबल पर रखी हुई मिल गई, ठीक है, या किसी डेस्क पर या नीचे ज़मीन पर गिरी हुई मिली, तो क्या कहेगा भाई ये बुक किसकी है? तो जाहिर सी बात है कि वो बुक किसी न किसी स्टूडेंट की आपके ही क्लास की होगी। क्यों? क्योंकि आपकी क्लास क्या है? इट इज़ द यूनियन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर यूनियन में कोई एलिमेंट हमें मिलता है तो इसका मतलब है कि वो कंपल्सरली दोनों में से किसी एक में होगा, तभी वो यूनियन का एलिमेंट है। ठीक है, अगर आपके पास अगर किसी भी बच्चे की बुक नहीं है तो वो क्लास में आई कहाँ से फिर? तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी बच्चे की तो बुक है ना क्लास की। तो इसी तरह से अगर x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग करता है, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज एन एलिमेंट ऑफ यूनियन। तो इसका मतलब होना चाहिए इट मीन्स x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है, लेकिन अगर इसका मैंने ऑपोजिट आपसे कहा कि इफ x डजेंट बिलोंग टू a यूनियन b, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज़ मिली जो आपके क्लास की ही नहीं है, आप पढ़ते हैं 11th A में और मेरे को कोई चीज़ मिली 11th B से। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे कि सर ये जब हमारी क्लास से ही नहीं मिली आपको, तो आप ये ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम में से किसी एक की है? मीन्स यू विल बी श्योर दैट इट डजेंट बिलोंग टू एनी वन ऑफ यू। यस, तो सेम कंडीशन यहां पर भी है कि अगर कोई एलिमेंट हमारा यूनियन में ही नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि x डजेंट बिलोंग टू a। अब यहां पर आप और नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे? एंड x डजेंट बिलोंग टू b। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एंड हम तब लिखते हैं जब हम श्योर होते हैं, और हम तब लिखते हैं जब हम श्योर नहीं होते। ठीक है, तो अगर A यूनियन B में है तो हम ये श्योर नहीं है कि वो A का है कि B का है, दोनों में से किसी एक का है, हम इस बात के लिए श्योर हैं, बट किस में है ये हम श्योर नहीं है। लेकिन अगर यूनियन में कोई चीज़ नहीं है तो हम श्योर हो गए कि ना तो वो A की है और ना ही वो B की है, तभी तो यूनियन में नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कि A यूनियन B, ये सेट लिखा मैंने 2 4 7 9, जिसमें A के एलिमेंट हो गए आपके 2 4 7 और B का एलिमेंट हो गया 9। ठीक है, अब यहां देखिए B में केवल एक एलिमेंट है, तो B का नाम क्या बताया था मैंने एक वीडियो में? इस तरह के सेट को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है? डिड यू से सिंगलटन सेट? यस, वेरी गुड। ओके, सो A यूनियन B मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लिया, अब इसमें A और B भी लिख दिया। अब देखिए अगर मैंने आपसे कहा कि 2 बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो ये सही है क्योंकि 2 यहां पर है। देखिए, तो 2 यहां पर किसको बिलोंग करता है? A को। ठीक है, आप देखें यूनियन में मैं वही एलिमेंट लिख सकता हूं जो या तो A में है और या तो B में है। अब जैसे मैंने लिखा कि 10 डजेंट बिलोंग टू A यूनियन B, ये सही है गलत है? ये सही है क्योंकि 10 यहां पर तो है ही नहीं कहीं। ठीक, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 10 डजेंट बिलोंग टू A एंड 10 डजेंट बिलोंग टू B। ठीक है, क्योंकि आप देखिए 10 दोनों में से किसी एक में भी नहीं है। तो अभी यही मैंने आपको बताया था कि अगर हम श्योर हैं कि वो दोनों में से किसी में भी नहीं है तो हम एंड लगाएंगे, अगर हम श्योर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई यूनियन ऑफ सेट्स के बारे में बात। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आता है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या हो सकता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसे देखिए आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है? वो पॉइंट जो दोनों लाइन पर कॉमन है। तो यहां पर आपको क्या चीज याद रखनी है? कॉमन। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स, तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक एग्जांपल लिखा मैंने a इज इक्वल टू 3 4 5 और b एक ऐसा सेट है जिसमें है 4 7 9।
ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, रिवर्स यू। तो इन ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे लिखेंगे फिर देखिए, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, यस, कौन सा, 4 एक कॉमन एलिमेंट है ना यहाँ पर, तो ये 4 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए फिर, तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको क्या समझ में आया कि इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स ही होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बननी चाहिए, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन विल बी द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। देखिए एंड अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप श्योर होते हैं किसी का बात के लिए तो आप क्या लिखेंगे फिर, एंड लिखेंगे, ठीक है। जब हम श्योर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एंड। और इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे, ए यूनियन बी, सॉरी नॉट यूनियन, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए एंड विच बिलोंग टू बी, ठीक है। ये इस तरह से इसको आप मैथमेटिकली लिखेंगे। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में और ये हो गया डेफिनेशन या रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो अगर किसी इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, वी विल बी श्योर दैट द पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग टू ए एंड बी बोथ, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसको एग्जाम्पल से। जैसे मैंने आपसे कहा कि इफ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो अगर इंटरसेक्शन का कोई एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों में कॉमन है, और जब कॉमन है तो क्या होना चाहिए, इट मीन्स x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। एंड ये शो करता है कि वी आर श्योर दैट x इज इन ए एंड बी बोथ। लेकिन अगर मैंने लिखा इफ x डजंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर कोई बच्चा किसी एग्जाम में पास हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो सारे सब्जेक्ट में पास है। लेकिन अगर वो फेल हो गया तो क्या इसका ये मतलब है कि वो सारे सब्जेक्ट में फेल है, नहीं, हो सकता है कि वो किसी एक में फेल हो सकता है किसी दो में फेल हो, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि वो दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि या तो वो ए में नहीं है या वो बी में नहीं है, और जब हम श्योर नहीं है तो हम क्या लगाते हैं, और लगा देते हैं फिर, ठीक है। दोनों में से किसी एक में नहीं है बट हम श्योर नहीं है कि वो किस में नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए हो गया आपका 2 3 4 और बी हो गया 3 4 7। तो ए इंटरसेक्शन बी तो आपको देखिए समझ में आ गया क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन में क्या बताया था मैंने, क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन यहाँ कौन कौन है, 3 4, और यहाँ पर कौन है, 3 4, ठीक। तो 3 और 4 यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर आपसे मैंने लिखा कि 3 बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो अब आपको क्या समझ में आ गया, देखिए कि 3 जो है वो ए में भी है और 3 बी में भी है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा कि 7, मान लीजिए मैं 7 लिखता हूं, 7 डजेंट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब देखिए 7, अब यहां पर तो आपको दिख रहा है कि 7 बी में है लेकिन ए में नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, 7 डजेंट बिलोंग टू ए और 7 डजेंट बिलोंग टू बी, ठीक है। हम यहां श्योर क्यों हैं, क्योंकि जब इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं होता है तो हमको ये पता नहीं होता है कि वो किस में नहीं है, बट इंटरसेक्शन में नहीं है तो इसका मतलब ही हो गया कि वो सब में नहीं है, ठीक है। तो किसी एक से उसको गायब कर देना होता है, ठीक। तो ये हो गया इंटरसेक्शन के बारे में। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, दोबारा कुछ समझेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स आप अपने आप भी लेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद एक सेट आ गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब होता है, देखिए डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस, ठीक है ना। डिफरेंस का क्या मतलब होता है, माइनस। जैसे डिफरेंस ऑफ 10 एंड 5 तो 10 - 5। इसी तरह से यहां पर भी सेम मतलब होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कि ए हमने लिखा 2 3 4 और बी यहां से लिखा मैंने 4 5 7। तो अगर मैं a माइनस बी लिखना चाहता हूं
तो a माइनस बी का क्या मतलब हुआ कि a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो अब यहां देखिए 2 और 3 वो a में है लेकिन b में नहीं है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। लेकिन अगर यही आपको b माइनस ए लिखना हो तो b माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा कि b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो यहां से कौन आ जाएगा, 5 और 7, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 और 7, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब इसके बाद में आप इसको समझेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन से। क्या होती है मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी, इफ a and b are two non-empty sets, then a minus b will be the collection of all those elements which belong to a but not to b। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, a में होना चाहिए, मतलब पहले वाले सेट में होना चाहिए, दूसरे वाले में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर a को मैं फर्स्ट सेट ले रहा हूं, b को सेकेंड सेट ले रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में होना चाहिए, सेकेंड वाले में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है जो दोनों में अलग अलग नहीं है तो वो फाई हो जाएगा। फिर जैसे मान लीजिए कि ए मैंने लिख दिया आपको यहां पर 1 2 और बी लिख दिया मैंने 1 2 3। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी हो गया वो एलिमेंट ए के जो बी में नहीं है। बट ऐसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट जो है वो बी में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए माइनस बी जो हो गया वो एम्प्टी सेट हो गया, फाई हो गया। लेकिन अगर हम b माइनस ए की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। तो हमारे पास एक एलिमेंट है ऐसा 3 जो a में नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इससे हट करके थोड़ा सा हमारे पास एक चीज आती है, उसको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे, उसके बाद एक ऑपरेशन और रह जाएगा, फिर इसको रोकेंगे यहीं पर। क्या होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जो आपस में ज्वाइंट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, जब ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए। फाई का मतलब व्हेन ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें निकल करके सामने आती हैं जो आपको केवल इन डेफिनेशन से ही समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि a माइनस बी अगर फाई है तो आप इससे क्या समझेंगे, ए डिसजॉइंट है, ए और बी डिसजॉइंट है, नो। इसका मतलब हुआ कि ए के कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में ना हो। इसका मतलब हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तभी ये फाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैंने लिखा ए यूनियन बी फाई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए भी एम्प्टी सेट है और बी भी एम्प्टी सेट है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इसको ऐसे भी समझ लेंगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी क्या करने जा रहे हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में। इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट देखते हैं क्या होता है। कोई भी सेट है, अगर मान लीजिए कि ए हमारे को दिया हुआ है 1 2 3 और यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए डैश, या आपने कहीं कहीं देखा होगा ऐसे भी लिखा जाता है ए टू द पावर सी से भी लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो ए में नहीं हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री में कहते हैं। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट है जो ए में नहीं है, 4 और 5, ठीक है। 4 5 एक ऐसे एलिमेंट है जो कॉम्प्लीमेंट्री ए सेट में नहीं है, ठीक है। ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में जरूर होगा वो, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की डेफिनेशन क्या बन गई कि इफ ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू ए। डज नॉट बिलोंग टू ए, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैंने इसको मैथमेटिकली लिखा तो कैसे लिखूंगा मैं, ए सॉरी, अगर इसमें देखिए एक लास्ट वाले में शायद मैंने लिखा था क्या कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में, इसको मैथमेटिकली लिखा था मैंने, नहीं, इसको भी लिख देता हूं मैं। देखिए ए माइनस बी क्या हो गया यहां से,
ये हो जाता है x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक है, ये रह गया था तो इसको लिख देते हैं। अच्छा, अब देखिए ये बन गया सेट आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो इसको अगर हमें मैथमेटिकली लिखना हो तो कैसे लिखोगे आप? ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ए डैश इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स एक्स विच डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, यहां पर u अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, तो उसमें तो होना ही होना है उसको, तो उसको अलग से मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये लिख दिया मैंने आपको यहां पर। तो अब अगर मैंने आपको लिखा कि x डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप इससे क्या समझेंगे कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं है तो इसका मतलब वो ए में तो जरूर है, और अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट्री में है तो इसका मतलब हो गया कि वो फिर ए में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के बारे में। तो कौन कौन से ऑपरेशन देखे आपने? यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों सेट में से किसी एक में होगा या दोनों में होगा। ठीक है, और कॉमन चीजें किस में जाती हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। ए माइनस बी का क्या मतलब हो गया? ए में है लेकिन बी में नहीं होगा। बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया? बी में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री सेट का क्या मतलब हो गया कि ए में अगर है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं होगा, और अगर ए में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री में होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इसको थोड़ा सा पसंद किया होगा आपने, और अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में आया है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।